गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हमारे YouTube चैनल के इस प्रैक्टिस सेशन में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे पूरी उम्मीद है कि क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत सही किया होगा। फिर भी आपने जो भी आंसर लगाया है या जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया है, चलिए आंसर मिला लेते हैं। और अभी आंसर मिलाने के बाद आपकी जो भी क्वेरीज हों या जो भी डाउट्स हों, अब आंसर बताते समय उतना क्लियर कोशिश करूँगा कि पूरा क्लियर कर दूँ। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स रह जाते हैं तो ये वीडियो ख़त्म होने के 10 मिनट बाद मैं चैनल पे लाइव आ जाऊँगा। लेकिन अब मैं चैनल पे लाइव आ जाऊँगा तो आपको कौन से क्वेश्चन के डाउट्स क्लियर करूँगा ये तो मुझे नहीं पता होगा। इसलिए हमारे और आपके दोनों लोगों के लिए बेहतर होगा, दोनों का टाइम बचेगा, अगर जिसको जो क्वेश्चन का डाउट क्लियर करना हो वो कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो कमेंट बॉक्स में जितने जितने क्वेश्चन पूछे गए होंगे वो क्वेश्चन नोट करके फिर मैं लाइव आके उन क्वेश्चंस को के डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। तो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए चलो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। आप लोगों को स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, तो लेट्स स्टार्ट। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, आवर टीम्स परफॉर्मेंस इन द लास्ट फ्यू डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल गेम्स इज फेयरली ऑर्डिनरी एंड बिलो आवर स्टेचर। तो पूरे सेंटेंस को पढ़ के इसके टेंस का सेंस लगाना जरूरी होगा। तो टेंस का सेंस किससे लगेगा? एक हमारे पास वर्ब लगी हुई है इज, और दूसरा सेंटेंस की मीनिंग निकालो। तो सेंटेंस की मीनिंग ये है कि पिछले कुछ, आप ध्यान दीजिएगा, एक कीवर्ड यूज किया गया है और कीवर्ड है लास्ट फ्यू डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल गेम्स। इस फ्रेज पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना। इन द लास्ट फ्यू डोमेस्टिक, ठीक, इन द लास्ट फ्यू डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल गेम्स। तो हमारी टीम की परफॉर्मेंस पिछले कुछ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल गेम्स में कैसी रही है? तो पिछले कुछ इंटरनेशनल गेम्स से आज तक की बात कर रहे हैं। तो पिछले से अगर कनेक्ट होके चीज़ प्रेजेंट तक आ रही है, अब ध्यान दीजिएगा, पास्ट से कनेक्ट होकर प्रेजेंट तक कोई चीज़ आ रही है तो वहाँ हमें यूज करना चाहिए था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक, ऐसी सिचुएशन में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज किया जाता है। ठीक, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज किया जाता है। तो ये जो इज लगा हुआ है, इज का यूज गलत है। तो इसकी जगह पर होना चाहिए था, जहाँ इज यूज किया गया है इसकी जगह पर यूज होना चाहिए था हैज बीन। ठीक, इस इज की जगह पर यूज होना चाहिए हैज बीन। बेटा अभी इस पे ठीक से हमसे लिखते नहीं बन रहा है, 1-2 दिन में आदत पड़ जाएगी तो हो जाएगा। आप लोग तब तक ऐसे ही देखते रहिए। तो इस पहले वाले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा सी। ठीक, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दे हैव फेयरली स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रोसीजर्स दैट आर ऑन द लाइन विद इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नॉर्म्स। अब इस क्वेश्चन में कोई ग्रामर का रूल नहीं फंस रहा बेटा। सेंटेंस के पूरे सेंटेंस की ग्रामर में कहीं कोई गलती नहीं है। गलती है तो एक प्रीपोजिशनल फ्रेज की, और वो प्रीपोजिशनल फ्रेज है ऑन द लाइन। ठीक, ऑन द लाइन कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज नहीं होता, एक्चुअली ये प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है इन द लाइन विद। ठीक, अब इसको आप लोग कॉपी पे कहीं पर नोट भी कर लीजिएगा। ये प्रीपोजिशनल फ्रेज इन द लाइन विद, इसको यहाँ तक लेना चाहिए था हमें, इन द लाइन विद तक। इन द लाइन विद का मतलब होता है जैसे कोई नियम, कोई नॉर्म होता है तो उस नॉर्म के अनुरूप, जिसको दूसरे वर्ड में कह सकते हो इन अकॉर्डेंस विद। ठीक, तो ये जो ऑन द लाइन विद है वो ऑन द लाइन विद ना हो करके इन द लाइन विद होना चाहिए। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन हो गए।
क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है द एक्टर इज नेगोशिएटिंग न्यू मर्केंडाइज लॉन्चेस एट नियर बाई हाफ द कास्ट। तो कोई एक्टर है जो नई मर्केंडाइज लॉन्चेस के कीमत को नेगोशिएट कर रहा है। अब एक बात ध्यान देना, जब कॉस्ट को नेगोशिएट किया जाता है तो उसमें दूरी का सेंस आना चाहिए या फिर कीमत में लगभग का सेंस आना चाहिए। तो आप लोग मीनिंग निकालेंगे तो पाएंगे कि जो एक्टर है वो उस चीज़ की कीमत को नेगोशिएट कर रहा है और लगभग आधे पर। तो लगभग आधे पर जो लगभग का सेंस आ रहा है, वहाँ जो एट नियर बाई लिखा है वहाँ आपको यूज करना चाहिए नियरली या अप्रोक्सीमेटली। तो नियर बाई की जगह नियरली या अप्रोक्सीमेटली यूज करिए, ठीक, नियरली या अप्रोक्सीमेटली यूज करिए, ठीक है। तो ये नियर बाई गलत है, इसका आंसर होना चाहिए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 द कंपनी डायरेक्टर्स हैव बीन मेट heads of commercial banks later this week to get their views on the credit limit and growth in deposits। तो इसमें आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए और सब्जेक्ट और वर्ब पर थोड़ा कंसंट्रेट करिए। 3 चीज़ों पर, सब्जेक्ट पर, वर्ब पर और ऑब्जेक्ट पर कंसंट्रेट करिए। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट है द कंपनी डायरेक्टर्स और इसका ऑब्जेक्ट है हेड्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स, ठीक। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो गया, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। हमारी वर्ब है हैव बीन मेट। तो हैव बीन मेट के स्ट्रक्चर को ध्यान दीजिए। स्ट्रक्चर में आपको खास तौर से देखना है पैसिव स्ट्रक्चर है या एक्टिव स्ट्रक्चर है। तो अगर सब्जेक्ट खुद ही इस काम को परफॉर्म करता है सेंटेंस में, व्हाट एवर एक्शन इज परफॉर्म्ड, इफ द एक्शन इज परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट इटसेल्फ, द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस शुड बी इन एक्टिव वॉइस। कहने का मतलब हुआ कि अगर किसी सेंटेंस में वर्ब को सब्जेक्ट ही परफॉर्म कर रहा हो तो वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होना चाहिए। अगर उस सेंटेंस में रियल का सब्जेक्ट एक्टिव ना हो, वो परफॉर्म ना कर रहा हो, तो सेंटेंस पैसिव स्ट्रक्चर में होता है। तो हम यहाँ पाते हैं कि जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं बैंक्स का, कमर्शियल बैंक्स के हेड से वो लोग खुद ही मिल रहे हैं। कमर्शियल बैंक के हेड से वो लोग खुद ही मिल रहे हैं। देखिए यहाँ लिखा है हैव बीन मेट द हेड्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। तो कमर्शियल बैंक्स के हेड्स से चूंकि कंपनी के डायरेक्टर से ही मिल रहे हैं, तो जो वर्ब है हमारी हैव बीन मेट, इसका जो सब्जेक्ट है द कंपनी डायरेक्टर्स, ये काम इन लोगों ने खुद ही किया है। तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर सेंस में बन रहा है और एक्टिव वॉइस में हम लोग हैज या हैव के साथ बीन नहीं लगाते हैं, ये गलत हो जाएगा। तो ये सेंटेंस एक्टिव और पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर से रिलेटेड था। सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होना चाहिए था जो कि पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, तो पैसिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर गलत होगा। उम्मीद है आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप लोग मेंशन करिएगा, अब लाइव क्लास में इसको हम डिस्कस कर देंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि इसका आंसर होगा ए, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में है इंडियन साइंटिस्ट्स आर मेकिंग वेव्स, मतलब भारतीय वैज्ञानिकों ने एक लहर पैदा की है थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। देयर आइडियाज एंड इन्वेंशंस आर यील्डेड अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ इन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इस सेंटेंस के सीधे सीधे 2 टुकड़े हो गए हैं। तो 2 टुकड़े कहाँ से हो गए हैं? 2 टुकड़े काटे जा सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से 2 टुकड़े कर दिए जाएं तो पहला वाला पार्ट कह रहा है कि इंडिया के वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया में हलचल पैदा कर दी है, ठीक।
दूसरा पार्ट है सेंटेंस का कि उनके विचार और उनकी खोजों ने इनकम और एम्प्लॉयमेंट में अभूतपूर्व ग्रोथ पैदा की है। तो अब ये देखना है, दो पार्ट हो गए तो दोनों पार्ट पैरेलल हैं। पैरेलल होंगे तो दोनों एक ही टेंस में होने चाहिए। तो पहले वाले पार्ट का जो टेंस है वो है साइंटिस्ट्स आर मेकिंग वेव्स, मतलब भारत के वैज्ञानिक पूरी दुनिया में हलचल पैदा कर रहे हैं। तो अगर वो हलचल पैदा कर रहे हैं तो जो ग्रोथ हो रही है इनकम और एम्प्लॉयमेंट में वो भी तो कंटिन्यू ही हो रही होगी। तो हम देखेंगे कि पहला पार्ट है आर मेकिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो जो दूसरा पार्ट होना चाहिए इन्वेंशंस आर यील्डेड, उस इन्वेंशंस आर यील्डेड की जगह होगा इन्वेंशंस आर यील्डिंग। ये जो यील्डेड है, इस यील्डेड की जगह पर आईएनजी फॉर्म होना चाहिए, क्योंकि पहले वाले पार्ट, दोनों पार्ट पैरेलल चलेंगे। पहले वाले पार्ट की वर्ब आईएनजी फॉर्म में है तो दूसरे वाले पार्ट की वर्ब भी आईएनजी फॉर्म में होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन है, द पेट्रोल प्राइसेस हैड ऑलरेडी बीन इंक्रीज्ड ट्वाइस in the last 15 months, and the Ministry of Petroleum had also levied additional monthly charges to consumers। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि पेट्रोल की प्राइसेस दोगुना बढ़ गई हैं पिछले 15 महीनों में, और पेट्रोलियम मंत्रालय ने कंज्यूमर्स पर कुछ एडिशनल चार्जेस लगाए हैं। तो पेट्रोलियम मंत्रालय ने हैज़ लेविड। अब देखिए पहला वाला पार्ट जो सेंटेंस का है, इस सेंटेंस को भी दो पार्ट में तोड़ दिया जाए। एंड के पहले का एक पार्ट होगा और एंड के बाद का एक पार्ट होगा। तो दो पार्ट में अगर हम इसे तोड़ देते हैं तो पहले पार्ट का टेंस है हैड ऑलरेडी बीन इंक्रीज्ड, पैसिव स्ट्रक्चर में है क्योंकि प्राइसेस बढ़ाई जाएंगी तो पैसिव में हुई होंगी, वो खुद को तो बढ़ा नहीं लेंगी। तो पहला पार्ट पास्ट परफेक्ट की पैसिव वॉइस में है और दूसरा पार्ट मंत्रालय टैक्स लगाएगा एक्टिव वॉइस में होना चाहिए पास्ट परफेक्ट के। तो दूसरे का टेंस पास्ट परफेक्ट ये भी सही है क्योंकि यहाँ लगा है हैड लेविड, हैड के साथ थर्ड फॉर्म यहाँ लगा है, हैड बीन इंक्रीज्ड पहले वाले पार्ट में लगा है। तो टेंस के लिहाज से दोनों सेंटेंस आपस में ठीक हैं, इनमें कोई गड़बड़ी नहीं है। तो फिर कोई और चीज़ देखते हैं जहाँ गड़बड़ी मिले। तो गड़बड़ी मिलने की एक और जगह मिल रही है कि जो वर्ब लेवीड है, जैसे हम कोई टैक्स वगैरह लगाते हैं किसी पर, लेवीड एडिशनल मंथली चार्जेस। तो जब हम चार्ज वगैरह किसी पर लगाते हैं, लेवी करते हैं, तो लेवी के साथ जो फिक्स प्रीपोजिशन है वो फिक्स प्रीपोजिशन टू नहीं है, टू की जगह पर होना चाहिए ऑन। जब हम किसी पर टैक्स वगैरह लगाते हैं और लेवी वर्ब का प्रयोग करते हैं तो लेवी के बाद जिस भी पर्सन या फर्म पर कोई टैक्स लगाया गया होगा उस पे उसके पहले ऑन आना चाहिए, ना कि टू आना चाहिए। तो फिर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, 7वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। 7वां क्वेश्चन दिया है डिस्पाइट ऑफ कर्फ्यू। अगर आप लोगों ने फिक्स प्रीपोजिशन पढ़ा होगा तो क्वेश्चन को पढ़ते ही समझ जाएंगे। कुछ तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत पॉपुलर, बहुत ही फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं। उन्हीं फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन ये भी है डिस्पाइट ऑफ कर्फ्यू। तो इस क्वेश्चन को आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, यही हमें एरर देखने को मिल गई डिस्पाइट के बाद ऑफ। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि डिस्पाइट के बाद ऑफ कभी नहीं लगता। अब इसके साथ कुछ इसी के सेंस के कुछ और भी वर्ड्स हैं, ध्यान दीजिएगा कि एक है डिस्पाइट जिसके बाद ऑफ नहीं लगता, एक है बिसाइड्स जिसके बाद ऑफ नहीं लगता, एक है कंप्राइज उसके बाद भी ऑफ नहीं लगता। तो डिस्पाइट ऑफ, कंप्राइज ऑफ, बिसाइड्स ऑफ, इन तीनों में ऑफ नहीं लगेगा, वही गलती होगी। लेकिन इंस्टेड के बाद ऑफ लगता है, इंस्टेड ऑफ लगेगा। कंसिस्ट के बाद ऑफ लगता है, वो ऑफ लगेगा। ठीक है, जब ग्रामर पढ़ाने लगेंगे प्रीपोजिशन वाले टॉपिक में ये चीज़ें बताएंगे।
अभी के लिए फ़िलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि डिस्पाइट के बाद ऑफ लगना गलत है और सुपरफ्लुअस हो जाता है, और इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन है, दीज पॉलिटिशियंस हैव बीन आस्क्ड टू फर्निश देयर फाइनेंशियल डिटेल्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट हिज प्रॉपर्टी। ठीक, क्वेश्चन को पढ़ा गया। तो क्वेश्चन का टेंस अगर हम देखें तो क्वेश्चन के टेंस में कोई एरर नहीं है। इनसे पूछा गया है कि अपनी फाइनेंशियल डिटेल और अपनी प्रॉपर्टी के बारे में सारी सूचनाएं मुहैया कराएं। तो इनसे पूछा गया है, पूछने वाला व्यक्ति यहाँ अदृश्य है, दिया नहीं गया है, और इनसे पूछा गया है तो ये ऑब्जेक्ट होंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना जाएगा, तो सेंटेंस पैसिव स्ट्रक्चर में ही होगा। तो पॉलिटिशियंस हैव बीन आस्क्ड, हैव के बाद बीन लगा है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर करेक्ट है। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में देखें तो हैव पॉलिटिशियंस के लिए लगा है, पॉलिटिशियंस प्लूरल नाउन है, और है प्लूरल वर्ब है, ये भी ठीक हो गया। तो सेक्शन ए में तो कोई गलती नहीं नजर आई। टू फर्निश इन्फिनिटिव है, देयर फाइनेंशियल डिटेल्स। देयर फाइनेंशियल डिटेल्स में अब ये देयर लगा हुआ है, इस देयर का संबंध किससे है? तो देयर का संबंध किसकी फाइनेंशियल डिटेल्स पूछी गई हैं बेटा? पॉलिटिशियंस की फाइनेंशियल डिटेल्स पूछी गई हैं। ठीक है, तो देयर जो है वो पॉलिटिशियंस के लिए लगा है, और पजेसिव के केस में है तो ठीक है, ये भी सही है, कोई बात नहीं। और आगे बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं तो गलती मिलेगी, नहीं मिलेगी तो नो एरर होगा। आगे बढ़े तो लिखा है एंड इंफॉर्मेशन अबाउट हिज प्रॉपर्टी, एक प्रोनाउन मिला हिज प्रॉपर्टी। अब आप क्या बता सकते हैं कि ये हिज किसके लिए यूज किया गया होगा? एक ही पर्सन का प्रयोग किया गया है, बाकी सब तो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, डिटेल्स हैं और प्रॉपर्टी हैं। तो किसकी प्रॉपर्टी? इन्हीं पॉलिटिशियंस की प्रॉपर्टी की बात हो रही है। तो अगर हम इन दोनों प्रोनाउन को इनके सब्जेक्ट से लिंक करें तो देयर लगा है पॉलिटिशियंस के लिए, देयर अपनी जगह पर सही है। हिज लगा है इन्हीं पॉलिटिशियंस के लिए, तो हिज का प्रयोग गलत हो गया। तो इसको एक बार हम लोग ऐसे देखते हैं कि देयर यूज किया गया पॉलिटिशियंस के लिए, ये देयर अपनी जगह पर सही है। हिज यूज किया गया इन्हीं पॉलिटिशियंस के लिए, तो पॉलिटिशियंस के लिए हिज सिंगुलर होगा, ये गलत होगा। इस हिज की जगह हमें लगाना चाहिए था देयर, तो ये गलती हो गई। अब हमें गलती पकड़ में आई है, तो इस क्वेश्चन में जो एरर है वो है हिज में, और हमारा आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वें क्वेश्चन से हमारा अगला क्वेश्चन है 9वां, पढ़ते हैं इसको। तो इसमें लिखा है द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेडियम which will be made functional within the next 2 years require an additional investment of 100 करोड़। ठीक है, इसमें वीक पॉइंट पहले हम तलाशते हैं। तो वीक पॉइंट है एक which, रिलेटिव प्रोनाउन है, ये वीक पॉइंट होता है। तो which किसके लिए लगाया गया है? कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेडियम के लिए। तो ठीक है, नॉन लिविंग थिंग है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेडियम, और उसके लिए विच लगाए हैं, तो यहाँ तो कोई गलती नहीं है। विल बी मेड फाइनेंशियल पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर है, क्योंकि जो बनाएगा वो दिया नहीं है, जो चीज़ बनाई जाएगी वो सब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस में ही स्ट्रक्चर होना चाहिए। विल बी मेड फाइनेंशियल, ये भी अपनी जगह पर सही है। विद इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स, अब विल बी फ्यूचर टेंस में है और आगे लिखा है नेक्स्ट 2 ईयर्स, तो एडवर्ब से भी टेंस मैच कर रही है, फ्यूचर इंडेफिनिट में है, ये भी ठीक है। आगे लिखा है रिक्वायर एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट, तो ये रिक्वायर किसके लिए यूज की गई है? तो विल बी मेड, ये जो हमारी वर्ब है विल बी मेड, इसका सब्जेक्ट तो हुआ विच, विल बी मेड का। ठीक है, और हमारी जो दूसरी वर्ब है रिक्वायर, भैया इस रिक्वायर का सब्जेक्ट कौन है? रिक्वायर एक वर्ब है, सेंटेंस में 2 वर्ब लगी हैं कुल, तो एक वर्ब का सब्जेक्ट हमें मिल चुका है। रिक्वायर का सब्जेक्ट क्या होगा? तो रिक्वायर की मीनिंग लिखी है, रिक्वायर एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट, उसे अतिरिक्त इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, करीब 1 करोड़ रुपए अतिरिक्त इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। तो किसे 1 करोड़ रुपए अतिरिक्त इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है? तो इसमें कौन सा काम हो रहा है जिसमें पैसा लगेगा? तो आप पाएंगे कि काम हो रहा है कंस्ट्रक्शन का, स्टेडियम के
कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो स्टेडियम के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसी कंस्ट्रक्शन को 1 करोड़ अतिरिक्त रुपए की ज़रूरत है। तो ज़रूरत है का सब्जेक्ट होगा द कंस्ट्रक्शन। तो अब ये पता लगाइए आप कि कंस्ट्रक्शन जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाए कि पूरा प्लूरल सब्जेक्ट माना जाए। तो कंस्ट्रक्शन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारी वर्ब क्या यूज की गई है, रिक्वायर। तो कंस्ट्रक्शन के लिए हमारी वर्ब यूज की गई है रिक्वायर, और कंस्ट्रक्शन सिंगुलर सब्जेक्ट है। और रिक्वायर क्या है, रिक्वायर हो रही है प्लूरल वर्ब। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपने पढ़ा होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जब सिंगुलर वर्ब लगती है तो वर्ब में एस या ईएस लगाना पड़ता है। तो इसका मतलब हुआ कि हमें इस रिक्वायर में रिक्वायर की जगह पर रिक्वायर्स लिखना चाहिए था। तो इस रिक्वायर में जब एस लगा होता तो ये वर्ब करेक्ट मानी जाती। इस लिहाज से अब हमें पता चला कि इस 9th वाले सेंटेंस में जो एरर है वो एरर होनी चाहिए सी। तो आपका आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन 9 वाला सही समझ में आ गया होगा। 10वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है वी हैव टेकन ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, टेकन के बाद ऑन लगाना सही है। जब जिम्मेदारी लेते हैं तो टेक ऑन करते हैं, और वी के साथ हैव लगा है, हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगी है, यहाँ कोई एरर नहीं है। वी हैव टेकन ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद ऑफ लगा है, ये भी अपनी जगह पर सही है। ऑफ के बाद लिखा है अरेंजिंग द रिक्वायर्ड मटेरियल। तो अरेंजिंग वर्ब में आईएनजी फॉर्म क्यों लगी है, इसका एक कंसेप्ट है कि जब हम किसी प्रीपोजिशन के बाद वर्ब यूज करते हैं तो वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म में होती है। एक्सेप्शन है एक इसका, जब टू के बाद वर्ब लगती है तो फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है, तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। हालांकि ये यूनिवर्सल नियम नहीं है, इसके भी एक्सेप्शंस हैं। फिलहाल आज के लिए आप यही समझ लीजिए कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। और इसके अलावा दुनिया का कोई भी प्रीपोजिशन, मतलब टू को छोड़कर दूसरा कोई भी प्रीपोजिशन लगा हो तो उसके बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। ठीक, तो अब यही एक रूल अपने दिमाग में कंसेप्ट में बैठाइए कि टू के अलावा कोई प्रीपोजिशन हो तो वर्ब के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म लगेगी। तो इसी लिहाज से इस अरेंजिंग के पहले देखिए प्रीपोजिशन क्या लगा है, ऑफ। तो ऑफ के बाद जब वर्ब आई है तो आईएनजी फॉर्म में आई है अरेंजिंग, मतलब ये इतना सही है। आगे बढ़ते हैं तो हमें एक और वीक पॉइंट मिलता है, एंड। एंड के बाद में एक वर्ब लगी है टू असेंबल, और एंड के पहले एक वर्ब लगी है अरेंजिंग। तो एंड किसको जोड़ रहा है, आप ये पता लगाइए कि ये एंड किसको जोड़ रहा है। ये एंड जोड़ रहा है दो वर्ब्स को। ठीक, अरेंजिंग द रिक्वायर्ड मटेरियल और असेंबल द मशीन। तो ये एंड जोड़ रहा है इसको और इसको जोड़ रहा है। तो आप लोग जानते हैं कि जब किसी कंजंक्शन से दो वर्ब को जोड़ा जाता है तो दोनों वर्ब का स्ट्रक्चर, दोनों की फॉर्म एक जैसी होनी चाहिए। अगर एंड के पहले वाली वर्ब सिंगुलर है तो दूसरी भी सिंगुलर होगी, एंड के पहले सेकंड फॉर्म है तो बाद में भी सेकंड फॉर्म होगी, एंड के पहले अगर जेरेंड है तो बाद में भी जेरेंड होगा। तो इस तरह से एंड के पहले और बाद में हमें दोनों वर्ब को सेम बनाना है। तो पहले और बाद की दोनों वर्ब को सेम बनाना है तो अरेंजिंग और टू असेंबल सेम तो है नहीं। अगर ये सिमिलर नहीं है तो हमें ये देखना पड़ेगा अब कि आखिर गलत कौन है। कोई ज़रूरी नहीं कि एंड के बाद वाली ही गलत हो, कभी कभी एंड के पहले वाली भी गलत हो जाती है। तो आप ऐसा कोई दिमाग में कंसेप्ट लेकर मत चलिएगा कि इन दोनों में से कोई भी गलत हो सकती है। तो दोनों की सत्यता की जांच करते हैं कौन इसमें करेक्ट होगा। तो अभी थोड़ी देर के पहले के डिस्कशन में हम लोग पाए थे कि इसमें अरेंजिंग तो अपनी जगह पर करेक्ट यूज है क्योंकि अरेंजिंग के पहले ऑफ लगा हुआ है। तो ऑफ लगने के बाद अरेंजिंग तो ठीक है, ये आईएनजी फॉर्म में है, इसको हम डिस्कस कर ही चुके हैं। तो अगर अरेंजिंग का यूज करेक्ट है तो फिर ये टू के साथ जो असेंबल यूज किया गया है इसी का यूज गलत है। यहाँ टू असेंबल की जगह पर होना चाहिए था असेंबलिंग। ठीक, हैव यू गॉट द पॉइंट। तो अब हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 10 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। 11वां क्वेश्चन है द गंगा इज अ रिवर
हुज ओरिजिन हैज़ ऑलवेज बीन अ मैटर ऑफ स्पेकुलेशन। ठीक है, क्या लोग शंका करते हैं, आशंका करते हैं, हमें इसमें नहीं जाना है, हमें इस समय ग्रामर डिस्कस करनी है। तो एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया है हुज, और हुज का एंटीसीडेंट कौन है, हुज किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो हुज प्रयोग किया गया है द गंगा के लिए, और जो कि एक रिवर है। तो अगर हुज का एंटीसीडेंट है अ रिवर, तो रिवर नॉन लिविंग थिंग है, और हुज जो है वो हु का पजेसिव है। तो हु यूज किया जाता है सिर्फ ह्यूमन बीइंग के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए नहीं यूज किया जाता। तो हुज भी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज नहीं किया जा सकता। तो फिर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सही क्या करना होगा? एरर तो हमें मिल गई फिलहाल, रिवर का पजेसिव प्रोनाउन पजेसिव रिलेटिव हुज नहीं हो सकता। तो इसकी जगह पर होना क्या चाहिए? व्हाई शुड नॉट वी डिस्कस दिस? तो चलो ये भी डिस्कस कर लेते हैं। रिवर नॉन लिविंग थिंग है, इसके लिए जब हम पजेसिव बनाते हैं तो हमेशा ऑफ विच लगा के बनाते हैं। ठीक है, तो इसका जब पजेसिव बनाएंगे ऑफ विच लगाएंगे, तो ऑफ विच कैसे लगाएंगे? तो किसके साथ हमें विच को जोड़ना है? ओरिजिन के साथ जोड़ना है। तो इसकी जगह पर एक्चुअली हुज ओरिजिन की जगह पर हमें लिखना चाहिए था ओरिजिन ऑफ विच, ओरिजिन ऑफ विच। हुज की जगह पर होना चाहिए ओरिजिन ऑफ विच। चलिए ये भी हो गया कि मान लो इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन होता तो ओरिजिन ऑफ विच लिखा होता, वो इम्प्रूवमेंट सही होता। फिलहाल एरर में तो हुज गलत है, हमें अपने क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है और आंसर है बी। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 12। लेट्स डिस्कस। It's all well known that children are generally in favor of light topics like jokes and expressions that causing laughter all around। ठीक है, इसमें ये कहा गया है कि भली भांति ये चीज़ सबको पता है कि बच्चे ज़्यादातर लाइट टॉपिक्स जैसे कि जोक्स वगैरह के फेवर में रहते हैं, जो कि मतलब हंसी वगैरह क्रिएट करे। तो बच्चों की एक मेंटलिटी पे डिस्कस किया गया है। यहाँ पर हमें वीक पॉइंट ढूंढना है, तो ऊपर के शुरुआत से तो कोई वीक पॉइंट नज़र नहीं आया। क्वेश्चन के डी वाले पार्ट में एक नज़र आ रही है एरर, दैट कॉजिंग लाफ्टर। तो ये दैट क्या है? ये दैट की नहीं है, ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। इस दैट का मतलब होता है जो। तो ये जो किसके लिए, ये दैट किसके लिए लगाया गया है? तो आप जानते हैं रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट हमेशा उसके ठीक पहले लगा होता है, जोक्स एंड एक्सप्रेशंस। तो ये दैट लगा है जोक्स एंड एक्सप्रेशंस के लिए, जोक्स एंड एक्सप्रेशंस जो कि हंसी पैदा करें। तो जो कि हंसी पैदा करें, अब ये दैट सब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है क्योंकि इसके बाद वर्ब लगी है। तो अब ये वर्ब लगी है तो दैट सब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है। तो अगर दैट सब्जेक्ट है और कॉजिंग वर्ब है, तो किस टेंस के किस फॉर्म में सीधे वर्ब की आएंगे फॉर्म लगाई जाती है बिना हेल्पिंग वर्ब के? तो ये फिर गलत हो जाएगा, सीधे कॉजिंग नहीं लगा सकते हैं क्योंकि इसके पहले ईजेएमआर भी नहीं लगा हुआ है, और ये जिरंड भी नहीं है। जिरंड क्यों नहीं है? क्योंकि दैट मेन सब्जेक्ट है, ये दैट मेन सब्जेक्ट है और कॉजिंग मेन वर्ब है। तो अगर हम मेन सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब, ये दैट मेन सब्जेक्ट हुआ और कॉजिंग मेन वर्ब हुई, तो मेन सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब लगाएंगे तो ये मेन वर्ब के फॉर्म में यूज होनी चाहिए, और कॉजिंग जिरंड या प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। तो मेन वर्ब के रूप में जिरंड या प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं लगाई जाती। तो इसकी जगह पर, कॉजिंग की जगह पर हमें लगाना क्या चाहिए था? अब इस पर डिस्कस करेंगे तो पूरे सेंटेंस के भाव को देखना होगा। पूरे सेंटेंस का भाव है कि चाइल्ड की मेंटेलिटी के बारे में बताया जा रहा है। अच्छा, बच्चे की मेंटेलिटी के बारे में बताया जा रहा है, तो बच्चे की मेंटेलिटी किसी एक बच्चे के लिए तो बताया नहीं जा रहा है, ये तो एज जनरल। आप देखिए सीधे लिखा है जनरली, तो जनरली का मतलब हुआ कि हम एज यूजुअल दुनिया के सारे बच्चों के बारे में बता रहे हैं। तो जब दुनिया के सारे बच्चों की टेंडेंसी डिस्कस कर रहे हैं आप, तो सेंटेंस जनरल ट्रूथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए, तो अब फिर हम काजिंग को प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे। तो काजिंग को प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में करने के लिए हमारे सामने एक प्रॉब्लम और आ जाती है कि वर्ब में एस लगेगा कि नहीं लगेगा, मतलब वर्ब को सिंगुलर बनाना है कि नहीं बनाना है। ठीक है, तो इस दैट जो कि हमारा सब्जेक्ट है, इसका एंटीसीडेंट कौन है? एक्सप्रेशंस, जोक्स एंड एक्सप्रेशंस। जोक्स एंड एक्सप्रेशंस प्लूरल हैं,
तो अगर ये प्लूरल है तो दैट भी प्लूरल होगा, और दैट अगर प्लूरल है तो इसके साथ हमें कॉजिंग भी प्लूरल यूज करनी होगी। तो कॉजिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्लूरल वर्ब के फॉर्म में यूज करनी होगी, तो ये होगा कॉज। ठीक, हमें एरर भी मिल गई और उसका इम्प्रूवमेंट भी हमने कर लिया कि हमें इस जगह पर करना क्या चाहिए था। कॉजिंग वर्ड किस पार्ट में मिला है, वो है डी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 12 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, 13वें क्वेश्चन की ओर आगे आते हैं। और 13वां क्वेश्चन है, द इवनिंग ब्रीज वोंट कैरीइंग द पोएट्री ऑफ पीस बियॉन्ड स्कूल बिल्डिंग। ठीक है, मीनिंग पे जानेंगे। सीधे सीधे एरर मिल गई है स्ट्रक्चर में ही। वोंट, वोंट का मतलब क्या हुआ, विल नॉट। वोंट होता है विल नॉट। अब ये बताइए कि क्या विल नॉट के बाद कभी वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती है? आप देखिए, ये वोंट एक मॉडल वर्ब है, विल नॉट है, तो क्या विल के बाद कभी आईएनजी फॉर्म यूज की जाती है? नहीं यूज की जाती है। तो वोंट के साथ ये जो कैरिंग लगा हुआ है ये गलत है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ होनी चाहिए। विल और सेल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो यहाँ क्या होना चाहिए कि वोंट कैरी। हमारा ऑप्शन होगा बी। ये क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हो गया, अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 14 में है वी आर ब्रिंग। तो बिना क्वेश्चन पूरा पढ़े यहीं गलती मिल गई। क्वेश्चन आप लोग पूरा पढ़े ही होंगे, हमें पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहीं देखते हैं, वी आर ब्रिंग इज एम आर के साथ कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगती है। पहली बात तो यही हो गई। तो एरर का पोर्शन तो हमारा किस में है, फर्स्ट वाले में, ए में ही एरर हो गई। आंसर तो मिल चुका है। एग्ज़ाम जब देंगे आप तो सिर्फ इतना ही देखेंगे। अगर आपको ऐसे ही देख के पता चल गया कि आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, वहीं एरर है, और वहीं पे आप आंसर टिक कर दीजिए। उसके बाद आप एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम बचाना होता है। फिलहाल यहाँ हम लोग बैठे हैं तो डिस्कस कर लेते हैं कि फिर यहाँ होना क्या चाहिए था। वो इम्प्रूवमेंट के काम आ जाएगा। मान लो क्वेश्चन इम्प्रूवमेंट का होता तो आर ब्रिंग की जगह पर क्या लगना चाहिए था। तो ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। तो वी आर ब्रिंग लिखा है, वी आर ब्रिंग इन द आइडिया। ब्रिंग के बाद इन लगा है, ये फ्रेज ब्रिंग इन है। ये मत सोचिएगा कि आइडिया के लिए इन लगा है, इन द आइडिया नहीं है, वी आर ब्रिंग इन। उसके बाद लिखा द आइडिया दैट यूरोपियन रिहेबिलिटेशन फोकस्ड ऑन अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच टूवर्ड्स क्रोनिक पेन। तो हम ये आइडिया लाए हैं। जब कोई चेंज लाया जाता है, कोई नया परिवर्तन लाया जाता है, तो ब्रिंग के साथ इन यूज किया जाता है। तो अब ये कह रहे हैं कि हम एक चेंज लाए हैं, हम एक परिवर्तन लाए हैं। तो जब हम परिवर्तन लाए हैं तो वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए था। जो वी आर ब्रिंग लिखा है वहाँ पर होगा वी हैव ब्रॉट, या तो फिर पास्ट इंडेफिनिट में कर दीजिए वी ब्रॉट, क्योंकि ये काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ स्टूडेंट्स आर एबल टू रियलाइज द पोटेंशियल दैट दे पजेस। अगर बच्चे इस लायक हों, इतने सक्षम हों कि वो अपनी उस पोटेंशियल को समझ सकें जो उनके पास है, तो द नेक्स्ट चैलेंज विल बी टू चैनल इट इन द प्रोडक्टिव एवेन्यूज। इस सेंटेंस में कोई वीक पॉइंट नहीं है, कहीं कोई एरर नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस होगा नो एरर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। नो एरर होगी तो उसमें कुछ समझाने के लिए नहीं बचता है कि हम आपको समझाएं कि ये क्यों नो एरर हो गया। एरर होगी तब आपको समझा पाएंगे, नो एरर होगी तो कुछ समझाने के लिए बचेगा नहीं। ठीक, आप पूछेंगे कि यहाँ क्यों एरर नहीं है, तब मैं वो समझा पाऊँगा, क्योंकि ऐसे ही मुझे पता नहीं चलेगी कि आपने कहाँ गलती की होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 16। लेट्स रीड एंड डिस्कस। Automated metal detectors are Automated metal detectors are ensuring that on the time passengers enter the plane, their baggage is already scanned without opening the same। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ये भी जनरल ट्रूथ है। एक नए चेंज के बारे में बताया जा रहा है कि ऑटोमेटेड मशीन्स, मेटल डिटेक्टर्स ने कितनी सुविधा दे रखी है पैसेंजर्स को, प्लेन के पैसेंजर्स को,
तो बता रहे हैं कि जब तक पैसेंजर्स अंदर आते हैं तब तक ऑटोमेटेड मेटल डिटेक्टर्स उनके सामान को, उनके लगेज को चेक कर लिया होता है और उनका लगेज उनसे पहले प्लेन के अंदर पहुंच जाता है। तो इस क्वेश्चन में फ़िलहाल जो एरर है नज़र आ रही है वो एक प्रीपोजिशनल फ्रेज की नज़र आ रही है, क्योंकि जहाँ लिखा है ऑन द टाइम पैसेंजर्स इंटर द प्लेन, तो ऑन द टाइम, ये ऑन द टाइम नहीं होगा, यहाँ होना चाहिए एट द टाइम। ठीक, ये होगा एट द टाइम, ऑन की जगह एट यूज करना चाहिए था और प्रीपोजिशनल फ्रेज गलत हुआ है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। आप लोग ऊब तो नहीं रहे होंगे शायद, क्योंकि पढ़ाई में ऊबने जैसा कोई काम नहीं होता। अगर हम गप्पे मार रहे होते तो कोई और बात थी। आपको क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, हर एक बढ़ते क्वेश्चन के साथ आपको एक नया नया कंसेप्ट, नए नए रूल्स मिल रहे हैं, तो ऐसे में ऊबने का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, पढ़ाई में ऊबिएगा भी नहीं, जितना ज़्यादा काम की चीज़ मिले उतना ही कंसंट्रेट होकर पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 17। The anti-Vietnam War protests were spontaneous, unlike the politically orchestrated student activism in India. तो इस सेंटेंस में तो बेटा ना कोई वीक पॉइंट नज़र आ रहा है और ना ही कोई एरर नज़र आ रही है। अगर एरर होती तब तो कुछ समझा पाते। ठीक है, इसमें नो एरर है। आप लोगों को अगर कहीं एरर मिली हो तो आप मेंशन करिएगा, हम बताएंगे कि वहाँ एरर क्यों नहीं है। और अगर वाकई में होगी जो हमारी समझ में नहीं आ रहा है और आपकी समझ में आ गया तो फिर वाह वाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। He said that the performance of the Indian athletes was satisfactory. ठीक है, पढ़ते डिस्कस करते चलते हैं। वाज किसके लिए लगा है? वीक पॉइंट होते हैं वर्ब, तो देख लेते हैं कि ये वर्ब वाज किसके लिए लगी है। लिखा है वाज लगी है परफॉर्मेंस के लिए, परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन एथलीट्स। तो वाज का सब्जेक्ट इंडियन एथलीट्स नहीं है, वाज का सब्जेक्ट है परफॉर्मेंस, क्योंकि सेटिस्फैक्ट्री एथलीट्स नहीं है, सेटिस्फैक्ट्री उनकी परफॉर्मेंस है। और सेड पास्ट में है और यहाँ वाज लगा हुआ है, तो ये भी ठीक है। तो यहाँ तक कोई गलती नहीं आई। एट द एशियन गेम्स, ये प्रीपोजिशन एट भी प्रयोग सही हुआ है। एंड दैट, दूसरा पार्ट शुरू हो रहा, एंड दैट दे लर्नड, दे के बाद लर्नड लगा है, तो ये भी ठीक है। पहले हम देख लेते हैं दे किसके लिए लगा है। दे लगा है इंडियन एथलीट्स के लिए, ये भी अपनी जगह पर करेक्ट है। लर्नड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सेड के साथ कनेक्ट करेंगे तो लर्नड सेकेंड फॉर्म भी सही है, यहाँ भी कोई गलती नहीं नज़र आ रही है। अ लॉट, उन्होंने बहुत कुछ सीखा। फ्रॉम वाचिंग, देख कर, क्या देख कर के? टॉप सीडेड प्लेयर्स, टॉप क्लास के प्लेयर्स को खेलता हुआ देख कर इन लोगों ने बहुत कुछ सीखा। थ्रू एक्शंस, ओ हो गलती मिल गई। प्लेयर्स थ्रू एक्शन, आप अगर किसी से कुछ सीख रहे हैं, कुछ प्लेयर्स से कुछ सीख रहे हैं, तो प्लेयर्स जिनसे हम सीखेंगे वो प्लेयर्स थ्रू एक्शन होंगे कि इन एक्शन होंगे। तो ग्रैंड स्लैम में सीनियर प्लेयर्स को एक्शन में देखकर हम कुछ सीखेंगे, तो प्लेयर्स थ्रू एक्शन की बजाय यहाँ होना चाहिए था प्लेयर्स इन एक्शन। दैट इज द पॉइंट ऑफ एरर। एंड इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन बड़ा लंबा चौड़ा देखने में आ रहा था, वो प्रीपोजिशन थी, बहुत छोटी सी नन्ही सी प्रीपोजिशन की। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 है वाचिंग द एक्सपोनेंशियल टैलेंट, मतलब एक्स्ट्रॉर्डनरी टैलेंट। वाचिंग द एक्सपोनेंशियल टैलेंट ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट was the best things to happen to him। तो इस क्वेश्चन में एरर नज़र आ रही है, जो वो है बेस्ट के साथ थिंग्स का। सुपरलेटिव डिग्री लगी है द बेस्ट, तो अगर सुपरलेटिव डिग्री लगा दी जाए द बेस्ट, तो आप बताइए कि सुपरलेटिव कई लोग हो सकते हैं या केवल एक ही लोग हो सकते हैं? तो जिसके लिए सुपरलेटिव डिग्री लगाई जाती है वो एक ही होगा, सबसे अच्छा थिंग होगा, सबसे अच्छी थिंग्स नहीं होंगी।
तो ये जो द बेस्ट के साथ थिंग्स लिखा है, इस थिंग्स की जगह पर थिंग यूज करिए, वाज द बेस्ट थिंग, क्योंकि एक ही चीज़ की बात की जा रही है, एक्सपोनेंशियल टैलेंट की बात हो रही है, तो ये सिंगुलर में होना चाहिए, इसलिए बेस्ट के साथ सिंगुलर ऑब्जेक्ट यूज किया जाएगा। द बेस्ट थिंग होना चाहिए, हमारा आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ये भी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, पर घबराइएगा नहीं। बड़े क्वेश्चन में एरर बहुत छोटी सी होती है, बहुत मामूली सी होती है। अब देखिएगा, द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टुक प्लेस अ वीक आफ्टर। ठीक है, पास्ट में है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई है। फिर लिखा है आफ्टर द कंपनी हेल्ड अ मीटिंग विद प्रोजेक्ट फाइनेंसर्स टू एवेलुएट फंड्स दैट बीइंग नीडेड टू इंश्योर। फिर बात वही आई जो थोड़ी देर पहले दैट वाली बात आई थी, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज किया गया था। ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, ये दैट क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका मतलब है जो। अब ये हम पता लगाएं कि इसका एंटीसीडेंट क्या है। इस दैट का एंटीसीडेंट है फंड्स। ठीक है, फंड्स देखिए लिखा है प्लूरल में, फंड्स लिखा है, तो दैट रिलेटिव प्रोनाउन है और इसके पहले एंटीसीडेंट लगा है फंड और इसके बाद लिखा है बीइंग नीडेड। तो बीइंग नीडेड जो है वो क्या होनी चाहिए, मेन वर्ब होनी चाहिए। ये बीइंग नीडेड मेन वर्ब है किसकी, इस दैट की, और दैट जो रिलेटिव प्रोनाउन है यहाँ काम कर रहा है सब्जेक्ट की तरह। जब कोई रिलेटिव प्रोनाउन किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है तो इसके बाद मेन वर्ब लगनी चाहिए। ये जो बीइंग नीडेड है ये मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब के रूप में जब यूज की जाएगी तो फिलहाल बीइंग नीडेड तो मेन वर्ब नहीं होगी। बीइंग नीडेड मेन वर्ब नहीं है, तो इसकी जगह पर मेन वर्ब होनी क्या चाहिए, पैसिव स्ट्रक्चर में है, फंड की ज़रूरत है हमें, तो दैट वाज नीडेड या दैट वर नीडेड। अगर हम फंड्स को सब्जेक्ट मान लेते हैं तो दैट के बाद क्या लगाना चाहिए, वर नीडेड। बीइंग नीडेड नहीं होगा, दैट वर नीडेड होगा। इसलिए हमारा ये क्वेश्चन जो बीइंग है ये गलत है, बीइंग की जगह वर लगना चाहिए था, तब ये सेंटेंस सही होता, क्योंकि मेन सेंटेंस है और मेन वर्ब लगानी चाहिए थी यहाँ पर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए लिखा है द प्रोसेस ऑफ रिवाइजिंग द फिगर्स ऑफ टैक्सेस टू गेट एडिशनल रेवेन्यू हैज़ बिगन। ठीक है, मीनिंग पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे से वर्ब की फॉर्म पर आ जाइए। यहाँ लिखा है हैज़ बिगन, तो हैज़ परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है और बिगन वर्ब की क्या होती है, सेकेंड फॉर्म। तो क्या हैज़ के साथ कभी वर्ब की सेकेंड फॉर्म आपने यूज की है ज़िंदगी में, शायद नहीं यूज की होगी। तो हैज़ के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं लगनी चाहिए थी, यहाँ लगनी चाहिए थी वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक्चुअली हैज़ के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म गलत होती है, हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी चाहिए। तो बिगेन की जगह क्या यूज होगा, बिगन की स्पेलिंग क्या होगी, BEGUN। तो हमें अपना आंसर मिल गया है, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा डी और एरर है बिगेन, इसकी जगह बिगन होना चाहिए। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22। फार्मर्स हु ग्रो, फिर देखिए हु लगा है किसके लिए, फार्मर्स के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है, ये किसान है, ह्यूमन बीइंग, इनके लिए हु लगाना ठीक है। ग्रो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लूरल वर्ब है और इसका सब्जेक्ट कौन है, हु का, ग्रो का सब्जेक्ट हु लगा है फार्मर्स के लिए, तो ग्रो अपनी जगह पर सही लगी है। द क्रॉप, ठीक है। आर, आर किसके लिए लगा है, फार्मर्स के लिए लगा है, प्लूरल है, आर लगा है, ठीक है, ये भी सही है अपनी जगह पे। नेक्स्ट थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है कि द वर्स हिट, यही गलती है, क्या गलती है अभी बताते हैं, सेंटेंस पढ़ते हैं तब। एज द इन्वेस्टमेंट दे मेक ऑन अ क्रॉप इज ह्यूज एज कंपेयर टू द प्रॉफिट। तो इन्होंने कहा कि वो किसान जो फसल उगाते हैं वो सबसे ज़्यादा बुरी तरह से प्रभावित होते हैं, सबसे ज़्यादा बुरी तरह से प्रभावित होते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, सबसे ज़्यादा बुरी तरह से प्रभावित होते हैं, क्योंकि वो जो पैसा फसल में लगाते हैं, जितना लगाते हैं और जितना पाते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा होता है। तो मतलब उनका
जो बैलेंस है वो निगेटिव होता है, उनका खर्च ज़्यादा होता है और इनकम कम होती है। तो यहाँ जो वर्ड्स यूज किया गया है वो किस सेंस में यूज किया गया है, सबसे बुरी तरह प्रभावित। और सबसे बुरी तरह प्रभावित में द क्या है, आर्टिकल है, और द किसके पहले लगाया जाता है, याद करिए, सुपरलेटिव डिग्री। अगर एडजेक्टिव है तो द लगता है सुपरलेटिव डिग्री के पहले। और इस वर्ड्स को आप जानते होंगे कि ये क्या है, बैड की कंपैरेटिव डिग्री है। वर्स इज कंपैरेटिव डिग्री ऑफ बैड। तीनों डिग्री क्या होती है, बैड, वर्स और वर्स्ट। तो यहाँ होना क्या चाहिए था, एक तो मीनिंग आ रही सबसे बुरी तरह प्रभावित होते हैं, दूसरी बात द के बाद वर्स ना हो करके यहाँ होना चाहिए था वर्स्ट। हैव यू गॉट द पॉइंट। चलिए, हमारा आंसर मिला क्वेश्चन, इसका ऑप्शन, ओहो क्वेश्चन बनाने में बेटा थोड़ी गलती हो गई। यहाँ शुरू में भी ए लगा है, यहाँ भी ए लगा है, बी लिखा, सी लिखा, डी लिखा। तो फिलहाल ये यहाँ वाला ए हमें नहीं लिखना चाहिए था, ये ए होता, ये बी है, ये सी है और ये डी है। क्वेश्चन बनाने में थोड़ी गड़बड़ी हो गई, कोई बात नहीं। आप ये वाला ए ना मानिए, यहाँ से मानिए। तो इसका एक ए ये हो गया, इसको मत देखिएगा, और दूसरा ये बी हो गया, तीसरा ये सी हो गया, चौथा ये डी हो गया, ये नो एरर है। तो हमें एरर कहाँ मिली थी, इस वर्ष में मिली थी, तो आंसर हमारा लगेगा इसमें बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, द स्कूल इज मेड इट मैंडेटरी for parents to send their children along with the report card signed by them। तो स्कूल इज मेड इट मैंडेटरी, स्कूल ने इस बात को अनिवार्य कर दिया। आगे बताया है कि बच्चे का रिपोर्ट कार्ड पेरेंट्स की साइन के साथ भेजना अनिवार्य कर दिया है। तो किसने अनिवार्य कर दिया है, स्कूल ने अनिवार्य कर दिया है। तो मेड इट मैंडेटरी, मेड इट मैंडेटरी मतलब स्कूल, ये वर्ब है, मेन वर्ब है, और ये उसका सब्जेक्ट है। तो देखिए कि ये सब्जेक्ट और वर्ब का रिलेशन कैसा है, एक्टिव में होना चाहिए कि पैसिव में होना चाहिए। मेड मैंडेटरी, अनिवार्य कर दिया जाना, तो किसने अनिवार्य किया है, स्कूल ने अनिवार्य किया है। अब स्कूल ने ही ये काम किया है, अनिवार्य किया है, तो ये सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होना चाहिए, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगती है, एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में लगती है। तो इस लिहाज से ये क्वेश्चन ये यहाँ पर गलत हो रहा है। और ये देखिए कि ये काम कंप्लीट हो चुका है कि नहीं हो चुका है। तो स्कूल ने अगर कोई नियम बनाया है तो नियम कंप्लीट हो चुका है, बन चुका है। तो इस इज की जगह पर हमारी समझ से होना चाहिए था स्कूल हैज़ मेड इट मैंडेटरी। ठीक, या तो हैज़ मेड लगाइए, या तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या है कि चूंकि कार्य कंप्लीट हो चुका है तो हम मेड ही यूज कर लें, स्कूल मेड इट मैंडेटरी। तो दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं, या तो स्कूल मेड इट मैंडेटरी या फिर स्कूल हैज़ मेड इट मैंडेटरी, इन दोनों में से चाहे जो होता। फिलहाल ये एरर का क्वेश्चन है, तो यहाँ एरर है और हमारा ऑप्शन हुआ ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, while these organizations have a strong traditional hold, the reasons for forming a consortium in Asia is to encourage cultural diversity for their organizations। तो अगर दोनों चीज़ों को हम मिला लें, देखिए यहाँ पर दिया है these organizations और यहाँ लिखा है their organizations। ठीक है, पढ़ के देख लेते हैं। These organizations have a strong traditional hold। अब नीचे वाले में लिखा है to encourage cultural diversity for their organization। तो कल्चरल डाइवर्सिटी को एनकरेज करना है देयर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कि दीज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। तो ये देयर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पर तो यही दीज यूज किया जाना चाहिए था, देयर ऑर्गेनाइजेशंस नहीं। यहाँ पर जैसे कि कोई ज़रूरत नहीं है, कोई और पर्सन तो आया नहीं कि हमें उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकरेज करना है, बल्कि इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इनकरेज करना है। तो देयर शुड बी रिप्लेस्ड बाई दीज। ये इम्प्रूवमेंट भी हो गया, और सेंटेंस के एरर किस पार्ट में है, ये पार्ट में है, इस डी पार्ट में। आंसर होगा इसका डी।
तो चलिए, अब आपका लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है आपकी स्क्रीन पर, लेकिन आपको ये सही करने पर करोड़पति नहीं बनेंगे। हाँ, सरकारी नौकरी जरूर मिल सकती है। क्वेश्चन नंबर 25 पे क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट सून विल मेक इट मैंडेटरी। भैया इस सून का यूज ही गलत हो गया, हमें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। सून एडवर्ब है, टाइम बता रहा है, और टाइम बताने के लिए हम उस सेंटेंस को के या तो यहाँ पे शुरुआत में लगा देते हैं या तो फिर बाद में लगाते हैं, लेकिन सून वगैरह जो टाइम लगता है वो शुरुआत में ही यूज किया जाता है। ये सेंटेंस होना चाहिए, सून द गवर्नमेंट विल मेक इट मैंडेटरी। तो सून द गवर्नमेंट विल मेक इट मैंडेटरी, ये सून होना चाहिए था यहाँ द गवर्नमेंट के पहले, यानी कि सेंटेंस शुड हैव स्टार्टेड विद सून। तो आपका एरर है 25 में ए। आपके 25 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, क्वेश्चन का डिस्कशन हो चुका। अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इन 25 क्वेश्चंस में आपको 10 मिनट 15 मिनट का टाइम दे रहा हूँ कि पूरे क्वेश्चंस में जहाँ कहीं भी डाउट्स रहे हों, जिन जिन क्वेश्चंस में डाउट रहे हों, वो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आप हमें लिख दीजिए, क्योंकि वही क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा। और आप क्वेश्चन को नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि डिस्कशन कराते समय ताकि वो आपको याद रहे। आप कॉपी में वो क्वेश्चंस नोट कर लीजिएगा जो आपको पूछने हैं, और उस क्वेश्चन का नंबर मेंशन कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। एक चीज़ और आप लोगों से बात करनी थी कि अगर इस वीडियो के दौरान या इस डिस्कशन के दौरान कहीं कुछ खटपट या चींपों की आवाज़ आती है, तो आपको इतना न्यूसेंस इग्नोर करना होगा बेटा, क्योंकि मैं स्टूडियो में नहीं, घर पर बैठ के पढ़ा रहा हूँ। तो घर पर बैठ के पढ़ा रहा हूँ, लॉकडाउन है, आप लोग जानते ही हैं, लखनऊ में हूँ, लॉकडाउन में हूँ। तो सब्जी वाले कहीं चिल्लाते हैं, कहीं बच्चों की सब छुट्टी है, स्कूल जा नहीं रही हैं, तो कहीं बच्चे अगर सुबह सो के जाग जाएंगे तो वो भी चिल्लपों करते हैं। तो इसमें किसी को मना करना या किसी से रात तो मोल लिया नहीं जा सकता। हम लोग ही थोड़ी समझदारी दिखाएं, और अगर वीडियो बनाने के दौरान कहीं कुछ न्यूसेंस खटपट चिल्लपों या पंखा चलने की आवाज़, दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है, तो यू विल हैव टू टॉलरेट। और देखते रहिए, रोज़ आपको कुछ न कुछ इसी तरह मिलता रहेगा। और आज पहला दिन है, अगर टाइम ज़्यादा लगा होगा तो हम क्वेश्चंस कम कर देंगे, 25 की जगह 20 क्वेश्चन कर देंगे, क्योंकि अगर क्लास बहुत लंबा खींचेगी तो दिक्कत होगी। या जो भी आप लोगों की राय हो आप बताइएगा, अगर ज़रूरत हो 25 क्वेश्चन को कम करने की तो 20 क्वेश्चन कराया करेंगे। क्वेश्चन के स्टैंडर्ड वेरी करेंगे, अदल बदल के करेंगे। आप लोगों का कोई सुझाव हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ये वीडियो जो आपने देखा 25 क्वेश्चन का, इस वीडियो के ख़त्म होने के 15 मिनट बाद हम चैनल पर लाइव आ जाएंगे। जब ये अपलोड होगा, आपको पढ़ने के लिए 30 मिनट दिया जाएगा। अपलोड होने के 30 मिनट बाद 15 मिनट का रेस्ट देने के बाद हम लाइव आ जाएंगे। ठीक है, तो फिर